हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट की थी, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, कुछ इंपॉर्टेंस पढ़े थे कि किस फील्ड में या किन किन फील्ड्स में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता है। अब उसको अगर अपन डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो एक बहुत लंबा टॉपिक है और बेसिकली उन टॉपिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो अब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम आज से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर अपना फर्स्ट टॉपिक होगा वेक्टर, और वो वेक्टर जो कि जीन ट्रांसफ़र में हेल्पफुल होते हैं या जीन ट्रांसफ़र के काम आते हैं। अब अगर वेक्टर की अगर बात करें तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर बेसिकली एक ट्रांसपोर्टिंग डिवाइस है और ट्रांसपोर्टेशन किसका करना है इसको? जीन्स का। तो जीन्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होने वाला एक तरह से एक गाड़ी है, एक वाहक है जो कि जीन को एक जगह से दूसरी जगह या एक सेल से दूसरे सेल में लेके जाता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में लेके जाता है। ठीक है। अब जो वेक्टर है वो खुद भी एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है या फिर डीएनए सीक्वेंस होता है, एक जीन का सीक्वेंस होता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का डीएनए मॉलिक्यूल है। अब वेक्टर्स के या जीन ट्रांसफ़र के केस में इनका इस्तेमाल कैसे होता है, क्यों होता है? जब हमें एक पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी ऑर्गेनिज्म में भेजना होता है, उस ऑर्गेनिज्म में भेजने का हमारा मकसद क्या होता है? उस जीन का रेप्लिकेशन, उस जीन को बढ़ाना या फिर कई बार उस जीन को ट्रांसलेट करवा के एक प्रोटीन के फॉर्म में वापस लेना। ठीक है, तो ये हमारा टोटल जो एक मकसद है वो यही होता है इस जीन ट्रांसफ़र का कि एक पर्टिकुलर जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल के रेप्लिकेट करवाना। ठीक है, अब इसके बारे में अगर अपन देखें ये क्या है? व्हीकल टू आर्टिफिशियली ट्रांसफ़र या आर्टिफिशियली कैरी फॉरेन जेनेटिक मटेरियल टू आर्टिफिशियली कैरी फॉरेन जेनेटिक मटेरियल। फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने वाला एक व्हीकल है। ठीक है, तो ये क्या है? व्हीकल है जो कि फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को आर्टिफिशियली कैरी करता है। ठीक, उसके बाद ये कैरी करके कहाँ लेके जाता है? इनटू अनदर सेल, दूसरे सेल में, दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल में लेके जाता है इस जेनेटिक मटेरियल को कैरी करके। ये होता है वेक्टर। ठीक है, अब ये जो लेके जाता है वहाँ पे इसका क्या होता है? ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसका क्या होता है? जो लेके जाता है, यहाँ ये लेके जो जाता है उसमें इसका टोटल जो मकसद होता है वो ये होता है उसको रेप्लिकेट करवाया जाए या फिर उसको एक्सप्रेस कराया जाए। वेयर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड और रेप्लिकेटेड। एक्सप्रेस्ड और रेप्लिकेटेड। तो ये एक सेल से दूसरे सेल में किसी भी जेनेटिक मटेरियल को लेके जाना और वहाँ पे उस जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन करवाना, मतलब नंबर बढ़वाना, या फिर एक्सप्रेस करवाना, मतलब डीएनए को आरएनए से फिर प्रोटीन में कन्वर्ट करवाना, इसको अपन बोलते हैं वेक्टर। वैसा वाहक, वैसा गाड़ी, उस तरह का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखें तो वेक्टर में होता क्या क्या है? बेसिकली इसको डिटेल में नहीं, बट एक तरह से देखो तो एक मॉलिक्यूल है डीएनए का, तो इसके पास भी सीक्वेंस है जीन के, तो जीन के सीक्वेंस है और उसी सीक्वेंस के बीच में हम ऐड कर देंगे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। मतलब हम जो वेक्टर डिज़ाइन करते हैं, बेसिकली जो हम डिज़ाइंड वेक्टर, आर्टिफिशियल वेक्टर होता है, वो क्या होता है? वो एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री होता है, या फिर अगर एक स्ट्रैंड है, ये पूरा वेक्टर है, हाँ, उसमें हमें इंसर्ट करना है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है, इसको हमें यहाँ ऐड करना है, तो हम यहाँ पे क्लीव करेंगे, क्लीव करने के बाद इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे ऐड हो गया, ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये ऐड हो गया। अब ये इसके साथ मिल गया इसके जैसा। अब ये जो वेक्टर है जब होस्ट सेल में जाएगा, होस्ट सेल में जाएगा, तो होस्ट सेल में जाने के बाद इस वेक्टर का जो
सीक्वेंस है वो इस तरह का रहता है जो होस्ट सेल के डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो होस्ट सेल के डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस रहेगा तो ये जाएगा उस होस्ट सेल में, उसके डीएनए से बाइंड करेगा और रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, ये है पूरा का पूरा आइडिया इस वेक्टर का, ताकि हम पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जब ये पूरा का पूरा वेक्टर रेप्लिकेट करेगा तो इसके साथ साथ अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी रेप्लिकेट करेगा, उसकी भी संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है जीन ट्रांसफ़र का किसी वेक्टर के थ्रू। अब हमें पहली बात कि ये करना क्यों है, ये ट्रांसफ़र जो है एक जीन का दूसरे ऑर्गेनिज़म में ट्रांसफ़र क्यों करना है, क्या ज़रूरी क्या है, क्यों ज़रूरत है इस चीज़ की। तो अगर इस चीज़ की अगर अपन बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ों को कुछ चीज़ों की नीड होती है। लाइक अब हम बात करें कि एक पर्टिकुलर हमें प्रोटीन चाहिए, एक पर्टिकुलर प्रोटीन चाहिए हमें, हाँ, तो ये पर्टिकुलर प्रोटीन हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए। ओके, और ये जो प्रोटीन है ये चाहिए कैसे, कहाँ चाहिए, ये प्रोटीन जो है हमें एक रैट में चाहिए, यहाँ पे एक रैट है, हाँ, तो ये रैट है, इसमें हमें ये प्रोटीन इंट्रोड्यूस करवाना है। तो ऐसा तो है नहीं कि प्रोटीन लेंगे डाल देंगे इसके अंदर, हमें चाहिए कि प्रोटीन इसके अंदर ही ग्रो करे, ताकि इसके अंदर जो प्रोटीन ग्रो करे तो इसकी क्षमता बढ़ाए या अपने आप इसके अंदर ये प्रोटीन ग्रो कर पाए। तो ये जो प्रोटीन है उसको इसके अंदर अगर डालना है और इस रैट के अंदर पहले ही से ये प्रोटीन नहीं जाता है तो हमें इस प्रोटीन का जो सीक्वेंस है, प्रोटीन कहाँ से आता है, डीएनए से ही तो आता है। डीएनए जब एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, एमआरएनए जब ट्रांसलेट होता है तब वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे एक्सप्रेस करवाना है इस जो एक डीएनए सेगमेंट है, एक डीएनए का सीक्वेंस है, मान लो यहाँ पे 200 बेस पेयर का एक डीएनए सीक्वेंस है, 200 बेस पेयर का एक डीएनए सीक्वेंस है जो कि इस प्रोटीन के लिए कोड करता है। पहली चीज़ कि डीएनए प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता, पर ये जो सीक्वेंस है ये क्योंकि डीएनए सीक्वेंस फिक्स रहता है कि किस एमआरएनए में कन्वर्ट होगा, और वो एमआरएनए का जो सीक्वेंस आएगा वहाँ पे एक्सॉन इंट्रॉन्स होंगे, वो स्प्लाइस होंगे, उसके बाद जॉइंट होने के बाद वो भी एक प्रोटीन का निर्माण करेंगे। ये फिक्स होता है पाथवे हमेशा, ठीक है। तो ये जो 200 बेस पेयर का डीएनए है ये फर्दर ट्रांसक्राइब होकर पहले क्या होगा, एमआरएनए में कन्वर्ट होगा, और ये जो एमआरएनए है ट्रांसलेट होकर प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। पर ये प्रोटीन हमें चाहिए इसके शरीर में, तो हमें ये जो डीएनए है ये पहुंचाना होगा इसके शरीर में, इसके सेल के अंदर। तो ये जो 200 बेस पेयर का डीएनए है इसके शरीर के अंदर डालने के लिए हमें एक वाहक की ज़रूरत होती है, एक कैरियर की ज़रूरत होती है, एक ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होती है। वो जो ट्रांसपोर्टर है वो होता है यहाँ पे वेक्टर। ये वेक्टर क्या होता है, एक ट्रांसपोर्टर होता है, जहाँ पे इस वेक्टर में हम इस डीएनए को ऐड करेंगे। यहाँ पे ये डीएनए को जब ऐड करेंगे फिर हम वेक्टर को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट करने के बाद वेक्टर सेल के पास जाएगा और सेल भी देखेगा कि माउस के पास जो सेल है वैसा ही थोड़ा मिलता जुलता इनके पास डीएनए आया है। तो ये डीएनए को वहाँ पे जाके इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनेगा, वो एमआरएनए की स्प्लाइसिंग होगी, कटिंग होगी, उसकी प्रोसेसिंग होगी, उससे प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन बनने के बाद वो जो प्रोटीन है वो इस माउस में ऑटोमेटिकली जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और उस प्रोटीन से अगर कोई बीमारी भागती होगी तो वो उस माउस को नहीं होगी। तो इतनी जो रिसर्च, इतनी जो टेस्टिंग, इतनी सारे जो ऑनगोइंग साइंटिफिक रिसर्चेस चल रही हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है इन वेक्टर्स का होना। जब हम कभी भी बात करते हैं किसी भी चीज़ की, जैसे कोई वैक्सीन डेवलप कर रहा है, जैसे कोरोना की बात करो, कोरोना की हम लोग बात करते हैं कि वैक्सीन डेवलप करनी है, वैक्सीन डेवलप करनी है। तो वैक्सीन डेवलप जो करनी होती है उसका जांच करने के लिए सबसे पहले हमें उसको इंट्रोड्यूस तो करवाना पड़ेगा ना किसी न किसी ऑर्गेनिज्म में। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट वैक्सीन बनाए ह्यूमन्स को दे दिया और वो ह्यूमन जिंदा रहे मरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैक्सीन जो ट्रांसफ़र करवाना है किसी के अंदर, वो किस तरह से, अपने वैक्सीन बनाई, वैक्सीन पूरी की पूरी बनाने से पहले हमें तो उसकी जांच करनी पड़ेगी, और उस वैक्सीन बनाने से पहले हमें उस वायरस की जांच करनी पड़ती है, उस वायरस के जेनेटिक मटेरियल को लेना पड़ता है। तो किसी भी बीमारी का अगर तोड़ निकालना है
अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारी हो रही है तो उसके जेनेटिक मटेरियल का अगर आपने तोड़ निकाल लिया, मतलब आप समझो कि उसकी बीमारी का आपने तोड़ निकाल लिया, या फिर उसके शरीर में कोई ऐसा प्रोटीन बन रहा है जिस कारण से वो बीमारी फैला रहा है, तो उस प्रोटीन को रोकने के लिए कोई अगर आपने ऐसे चीज़ बना ली जो उस प्रोटीन का इफ़ेक्ट है उसको कम या फिर बिल्कुल ख़त्म कर सकती है, तो आप उसका जो वैक्सीन है वो बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हम ज़रूरी है कि मॉलिक्यूलर लेवल तक जाएं और उस पर रिसर्च करें। हमें ये देखना ज़रूरी है कि उसका जो मॉलिक्यूल्स है या फिर जो डीएनए है या फिर जो भी जेनेटिक मटेरियल है उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो ऐसा क्या बनाता है जिस कारण से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इतनी खतरनाक बीमारियां फैला रहा है। तो उसको देखने के लिए हमें जो मॉलिक्यूल्स या फिर जो डीएनए, आरएनए या प्रोटीन है उसकी स्टडी करनी पड़ती है। हम डीएनए की स्टडी ऐसे नहीं कर सकते, हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए चाहिए। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए या लार्ज अमाउंट ऑफ उस प्रोटीन का चाहिए, तो उस पर्टिकुलर डीएनए को हमें हासिल करना पड़ेगा। और उस पर्टिकुलर डीएनए को जब हम हासिल कर लेते हैं तो उसको एम्प्लीफाई करवाना पड़ता है। एक वर्ड है, यहाँ पे लिख लो, एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन मतलब इस छोटे से डीएनए से इसी जैसे सेम टू सेम कॉपीज बनानी पड़ती है। एक तरह से फोटो जेरोक्स करवाना पड़ता है, फोटो कॉपी करानी पड़ती है। बहुत सारी ऐसे डीएनए बनाने पड़ते हैं, तब हम उसको ट्रांसक्राइब देन ट्रांसलेट कराते हैं। बहुत सारे जो प्रोटीन बन जाते हैं तब उस पर स्टडी होती है कि हाँ भाई ये प्रोटीन किस प्रकार का है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या खासियत है। तो इस कारण से ये जो वेक्टर्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। अब आगे अपन बढ़े तो वेक्टर्स कई प्रकार के होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं, नेचुरली भी पाए जाते हैं। वेक्टर्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हम प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाज, कॉस्मिड, फाज्मिड, वायरसेस और कई प्रकार के आर्टिफिशियल वेक्टर्स, इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बट बेसिकली टाइप्स ऑफ वेक्टर की अगर अपन बात करें, टाइप्स ऑफ वेक्टर मतलब किस तरह के, कितने प्रकार के नहीं, किस तरह के होते हैं। तो दो टाइप के यहाँ पे होते हैं, एक क्लोनिंग वेक्टर और दूसरे होते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर। दो तरह के वेक्टर्स की हमको यहाँ पे बात करनी है इस चैप्टर में, क्लोनिंग और एक्सप्रेशन वेक्टर्स। अब ये दो तरह के जो वेक्टर्स हुए, सबसे पहले क्या हुआ, क्लोनिंग वेक्टर, और दूसरे कौन से हुए, एक्सप्रेशन वेक्टर। नाम से पता चल जाना चाहिए अभी तक तो। क्लोनिंग वेक्टर वैसा वेक्टर जो कॉपीज़ बनाता है, जेरोक्स करता है, इतना समझो कि ये कॉपीज़ बनाता है। किस चीज़ की कॉपीज़ बनाता है, जो चीज़ दोगे उसकी कॉपी बना के दे देगा आपको, मतलब एक तरह से जेरोक्स मशीन है ये। क्लोनिंग वेक्टर्स वैसे वेक्टर्स हैं जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके जाते हैं, उसको एम्प्लीफाई करवाते हैं और उसको आप वापस से ले लेते हो। मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके पास आप दोगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, वैसा सीक्वेंस जीन का, वैसा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जिसको आप रेप्लिकेट करवाना चाहते हो, जिसकी संख्या आपको ज़्यादा चाहिए, वो होता है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ये लेके जाएंगे और लेके जाने के बाद इसको रेप्लिकेट करवाते जाएंगे, रेप्लिकेट रेप्लिकेट रेप्लिकेट, और सिर्फ रेप्लिकेट करवा के बहुत सारे डीएनए आपके पास हो जाएगा, आप वो वापस ले लोगे और उस पर स्टडी करोगे। अदर हैंड एक्सप्रेशन वेक्टर क्या होता है, इससे अलग कैसे। एक्सप्रेशन वेक्टर रेप्लिकेशन करवाता है, ठीक है। एक्सप्रेशन वेक्टर भी जब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट वो लेके जाएगा तो रेप्लिकेशन कराएगा, पर एक्सप्रेशन वेक्टर रेप्लिकेशन के साथ साथ उस जीन ऑफ इंटरेस्ट का ट्रांसक्रिप्शन भी करवाता है और ट्रांसलेशन भी करवाता है। मतलब एक्सप्रेशन वेक्टर जो है वो एंड प्रोडक्ट में आपको प्रोटीन देता है, एंड प्रोडक्ट में आपको प्रोटीन दे देता है, मतलब ये एक्सप्रेस करवाता है उस जीन को। अगर आपको उसका एमआरएनए सिर्फ चाहिए तो जब तक ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी तब आप एमआरएनए निकाल लो, पर जब आप ट्रांसलेशन के बाद निकालोगे तो आपके पास प्रोटीन भी मिलेगा। तो एक्सप्रेशन वेक्टर वैसा वेक्टर होता है जो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसक्राइब एंड प्लस ट्रांसलेट करने के बाद प्रोटीन के फॉर्म में वापस देता है। और क्लोनिंग वेक्टर वो होता है जो आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉपीज देता है, उसको रेप्लिकेट करवा के बहुत अमाउंट में बना के वो आपको वापस करता है, ताकि आपके पास जो स्टडी मटेरियल हो, जो रिसर्च करने के लिए आपके पास जो मटेरियल हो वो ज़्यादा अमाउंट में हो और आप इसको अच्छे से रिसर्च कर सको। तो ये डिफरेंस होती है एक्सप्रेशन एंड क्लोनिंग वेक्टर की। तो ये तो था डिफरेंस क्लोनिंग वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर, इसके बारे में हमने देख लिया। एक छोटा सा टॉपिक और हम डिस्कस करते हैं, इसको अपन बोलते हैं जीन बैंक या जीन लाइब्रेरी। शायद आपने सुना होगा, तो उसके बारे में अगर कुछ मैं बताऊं तो
वेक्टर्स के बारे में तो चलो आपने देखा कि वेक्टर्स क्या होते हैं, हमने एक इंट्रोडक्शन देखा है वेक्टर का, डिटेल में आज नहीं पढ़ने जा रहे हैं, बट एक इंट्रोडक्शन देखा कि बेसिक क्या करते हैं। अब सारे वेक्टर यही काम करते हैं, बस उनके अंदर स्पेसिफिसिटी आ जाती है। मतलब कुछ वेक्टर जो है किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए बने होते हैं, कुछ वेक्टर किसी और पर्टिकुलर जीन के लिए बने होते हैं, तो वो स्पेसिफिक हो जाते हैं। या कुछ वेक्टर हो स्पेसिफिक कंडीशन में काम करते हैं, कुछ वेक्टर होते हैं कि उनके सिर्फ 200 बेस पेयर तक न्यूक्लियोटाइड कैरी कर सकते हैं, कुछ होते हैं जो 2000 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर तक कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह से वेक्टर्स जो हैं कैटेगराइज होते हैं अलग अलग भाग में, पर बेसिक जो फंक्शन होता है सभी वेक्टर्स का वो यही होता है कि या तो वो रेप्लिकेट करवाने में हेल्प करते हैं या तो वो ट्रांसलेट करवाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से वेक्टर्स के फंक्शन होते हैं, वो स्पेसिफिसिटी या कंडीशन के आधार पे अलग अलग वेक्टर्स कैटेगराइज होते हैं या फिर चेंज होते हैं। अब अगर अपन बात करें जीन बैंक या जीन लाइब्रेरी की, एक टर्म आता है यहाँ पे जीन बैंक या फिर लाइब्रेरी। अब इससे आपको एक चीज़ तो पता चलनी चाहिए कि यहाँ पे किसी चीज़ का कलेक्शन होता है। जैसे कि हम बैंक में पैसों का और लाइब्रेरी में बुक्स का कलेक्शन करते हैं, उसी प्रकार से जीन बैंक और जीन लाइब्रेरी में हम जीन को कलेक्ट करते हैं। जीन को क्यों कलेक्ट करते हैं भाई? जीन को कलेक्ट करने का यहाँ पे ये मतलब होता है कि कई प्रकार की ऐसी स्पीशीज़, कई प्रकार के प्लांट्स, कई प्रकार के एनिमल्स, कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका जो रेस है वो कंटिन्यू रहे। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि एक्सटिंक्शन में कोई प्लांट आ जाता है, तो हम क्या करते हैं कि उसके सीड्स को लेते हैं और उसके ऊपर रिसर्च करके हम सबसे पहले उसका जो सीक्वेंस है जीन का वो हम ले लेते हैं, ताकि इसको हम फर्दर आर्टिफिशियल कल्चर के थ्रू रेप्लिकेट करके हम वैसा ही सेम टू सेम पौधा बना सकें। मतलब वो पौधा एक्सटिंक्ट ना हो पाए। इस कारण से जीन बैंक ज़रूरी है। हम लाइब्रेरी में कभी कभार देखते हैं कि लाइब्रेरी में बहुत सारे तरह के बुक्स रहते हैं, ऐसे बुक्स जो बहुत कॉमन भी हैं, ऐसे बुक्स जो रेयर भी हैं, और ऐसे बुक्स जो रेयरेस्ट हैं या फिर अब कहीं मिलते ही नहीं है, वो इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी में मिलेंगे। तो लाइब्रेरी जैसे हर प्रकार के बुक्स रखती है, उसी प्रकार से जीन बैंक भी हर प्रकार के जीन्स रखते हैं। उनके पास ह्यूमन का जीनोम की भी सीक्वेंसिंग होगी, नॉर्मल एनिमल्स जो हैं जो कि एक्सटेंशन के कगार पे नहीं है, नॉर्मल एनिमल्स है जो हर जगह आपको दिखते हैं, वो उन सब के जीन्स की भी सीक्वेंसिंग रहेगी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, काफ़ी नॉर्मल है, काफ़ी रेयर है, उनके भी जीन की सीक्वेंसिंग होगी। और ये सीक्वेंसिंग इसलिए रखी जाती है, प्योर सीक्वेंसिंग, ताकि आगे आने वाले समय में अगर कभी ज़रूरत पड़े कि हाँ हमें इन जीन्स की ज़रूरत है और इनको रेप्लिकेट ट्रांसलेट करवाने के बाद हमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत है, तब जाके ये जो है जीन बैंक वर्क करता है, ताकि यहाँ से हम जीन का सैंपल लें, उसको ट्रांसलेट, ट्रांसक्राइब या रेप्लिकेट करवा के हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को वापस बना सकें। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बनने का आधार उसका जेनेटिक मटेरियल ही होता है। अगर आप जेनेटिक मटेरियल ले लोगे तो आप उस ऑर्गेनिज्म को या उसके ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले जो भी फंक्शंस, जो भी प्रोटीन्स बनते हैं, उसको आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये था जीन बैंक या फिर जीन लाइब्रेरी की बात। एक छोटा सा टर्म और आता है जिसको अपन cDNA या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बेसिकली क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है डीएनए विच इज़ विदाउट इंट्रॉन्स। डीएनए में दो पार्ट होते हैं, एक एक्सोन एक इंट्रॉन। जब स्प्लाइसिंग की बात होती है या मैसेंजर एमआरएनए की प्रोसेसिंग की बात होती है, मतलब आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन जब रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए से डीएनए बनता है, रेप्लिकेशन के बाद जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डीएनए से आरएनए बनता है। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है तो जो आरएनए बनता है ना, वो प्योर आरएनए एमआरएनए नहीं होता, उसमें फिर प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। और प्रोसेसिंग की जो ज़रूरत होती है, वहाँ पे एक बार जो कटिंग होती है, वहाँ पे इंट्रॉन्स, जो एमआरएनए स्ट्रैंड है उसमें एक्सोन्स होते हैं और इंट्रॉन्स होते हैं, तो इंट्रॉन्स को कट करके निकाल दिया जाता है, जो एक्सोन्स होते हैं सिर्फ वो बचते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इंट्रॉन्स होते हैं ना, वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। इंट्रॉन्स जो होते हैं वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, तो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जो है इंट्रॉन्स के, उनको काट के अलग कर दिया जाता है, सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस रखा जाता है। तो cDNA जो है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, उसमें हम क्या करते हैं, जब डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए की स्प्लाइसिंग हो जाती है, मतलब आरएनए कट जाता है और सिर्फ उसके पास एक्सोन्स बचते हैं जो कोडिंग सीक्वेंस है, तब हम उस पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ करते हैं और उसको वापस आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करते हैं।
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अगर अपन वेक्टर्स या फिर जीन क्लोनिंग की या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जहाँ पे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की एक प्रोसेस देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से एमआरएनए बनना और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब एमआरएनए से डीएनए बनना। तो जब एमआरएनए से हम डीएनए बनाते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से, उसको अपन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और हम ऐसा cDNA के फॉर्म में इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एक ऐसा डीएनए चाहिए जिसके पास जो पूरी सीक्वेंस है वो सारी के सारी सीक्वेंस कोड कर सके। नॉन कोडिंग सीक्वेंस की ज़रूरत हमें नहीं है क्योंकि वो काट के अलग कर दिए जाते हैं। जो सीक्वेंस कोड नहीं कर सकता वो आगे जाके प्रोटीन नहीं बना सकता, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए हमें वैसा सीक्वेंस चाहिए होता है जो कि कोड कर सके। तो जो डीएनए जो आरएनए से बना हुआ होता है, आरएनए को रिवर्स करके डीएनए बना हुआ रहता है और उसके पास सारे कोडिंग सीक्वेंस रहते हैं, वो होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, तो ये सारी थी आपकी इंट्रोडक्टरी पार्ट वेक्टर्स का, जीन बैंक का और cDNA का। तो इसको हम आगे करेंगे, आगे के वीडियोस जब आएंगे तो इसको हम कंटिन्यू करते जाएंगे और इसके आगे हम पढ़ते जाएंगे। ओके, और एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि आज 8 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक कॉलेज में दिवाली की वैकेशन रहेगी। तो आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो 19 नवंबर से मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। एंड हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।